इस वक्त की बड़ी खबर हमीरपुर से सामने आ रही है, जहां हमीरपुर दौरे पर राज्य महिला आयोग की सदस्य रहने वाली है। महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों पर करेंगी सुनवाई। महिला जागरूकता शिविर में महिलाएं रहेंगी उपस्थित। महिला बंदी गृह और आंगनबाड़ी केंद्र का करेंगे निरीक्षण। हमीरपुर के कलेक्ट्रेट में होगी जन सुनवाई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महिला जागरूकता शिविर लगाया जाएगा, जहां महिलाएं उपस्थित रहेंगी और अपनी समस्याएं बताएंगी। महिला आयोग की सदस्य को महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों पर करेंगी सुनवाई। महिला जागरूकता शिविर में महिलाएं रहेंगी मौजूद और अपनी समस्याओं को बताएंगी। महिला बंदी गृह और आंगनबाड़ी केंद्र का करेंगे निरीक्षण। हमीरपुर के कलेक्ट्रेट में होगी जन सुनवाई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महिला बंदी गृह और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करेंगी महिला आयोग की सदस्य। महिला जागरूकता शिविर चलाया जा रहा है, जहां महिला आयोग की सदस्य उपस्थित रहेंगी। आज हमीरपुर दौरे पर राज्य महिला आयोग की सदस्य रहने वाली है। महिला उत्पीड़न से संबंधित इससे जुड़ी मामलों पर सुनवाई करेंगी। महिला जागरूकता शिविर में महिलाएं उपस्थित रहेंगी और अपनी समस्याएं बताएंगी। वहीं महिला बंदी गृह और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण भी किया जाएगा। हमीरपुर के कलेक्ट्रेट में ये सुनवाई की जाएगी, जहां महिलाओं की समस्याओं को सुना जाएगा और उनका निस्तारण किया जाएगा। मामले पर सुनवाई होगी। महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों पर सुनवाई की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम हमीरपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां दौरे पर राज्य महिला आयोग की सदस्य रहने वाली है। महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों पर सुनवाई करेंगी। वहीं महिला जागरूकता शिविर में महिलाएं रहेंगी उपस्थित और अपनी समस्याओं को बताएंगी। इसी के साथ महिला बंदी गृह और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण भी किया जाएगा। हमीरपुर के कलेक्ट्रेट में यह सुनवाई की जाएगी, जहां महिलाओं की समस्याओं को सुना जाएगा। ये खबर आपको हमीरपुर के बता रहे हैं, जहां महिला आयोग की सदस्य मौजूद रहने वाली हैं, दौरे पर रहने वाली हैं, जहां शिविर में महिलाओं की समस्याओं को सुना जाएगा। महिला बंदी गृह और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण भी किया जाएगा। अगली बड़ी खबर एटा से सामने आ रही है, जहां तेज रफ्तार कार और बाइक की भिड़ंत हो गई है। महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने कब्जे में ली कार और घायलों को मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया है, भर्ती कर दिया है। हालत को गंभीर देखते हुए महिला हायर सेंटर रेफर कर दी गई है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के बहादुर गांव के पास की ये घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको एटा से सामने बता रहे हैं, जहां सड़क हादसा हुआ है, जिसमें घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें कब्जे में ले लिया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। कार को कब्जे में लिया गया है, घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं हालत गंभीर देखते हुए महिला हायर सेंटर रेफर कर दी गई है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के बहादुरगढ़ गांव के पास की घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एटा से, जहां सड़क हादसा हुआ है, जिसमें गंभीर रूप से महिला और उसके परिजन घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने कब्जे में कार को लिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवम कश्यप हमसे जुड़ेंगे। शिवम, जिस तरीके से मामला सामने आ रहा है, तेज रफ्तार कार और बाइक की भिड़ंत हुई है, क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ इसके कारण रहे हैं? जी प्रिया, जैसा कि मैं आपको कोतवाली देहात के बहादुरगढ़ के समीप का मामला है, ये जो तेज रफ्तार अल्टो कार ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार महिला और युवक दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची कोतवाली देहात पुलिस ने घायलों को एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया। वहीं महिला की हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया है। जी, जिस तरीके से यहाँ पे कार और बाइक की भिड़ंत हुई है, इसमें कुछ कोहरे का भी कारण है या फिर? जी, कल रात में कोहरा बहुत प्रकोप था, जिससे कोहरे के कारण एक्सीडेंट भी हुआ है। जी, इसमें कुछ पुलिस की ओर से एक्शन देखने को मिला है? जी, सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच गई थी, उसने अल्टो कार को अपने कब्जे में ले लिया है। वही कार्रवाई की जा रही है। जी शिवम, धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। एक और बड़ी खबर रायबरेली से सामने आ रही है, जहां महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई है। एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी के नेतृत्व में ये पुष्प वर्षा की गई है। बचरावा कस्बे में तहसील प्रशासन ने भक्तों का भव्य स्वागत किया है। ये बड़ी खबर आपको महाकुंभ से बता रहे हैं। एक तरफ महाकुंभ का आगाज हो चुका है, वहीं भक्तों को स्वागत किया गया है
पुष्प वर्षा से भक्तों का स्वागत किया गया है। श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई है, फूलों की बारिश की गई है। एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी के नेतृत्व में ये फूलों की वर्षा की गई है। बछरावा कस्बे में तहसील प्रशासन ने भक्तों का भव्य स्वागत किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई है। एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी के नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम किया गया। ये पुष्प वर्षा का कार्यक्रम किया गया। बछरावा कस्बे में तहसील प्रशासन ने भक्तों का भव्य स्वागत किया है। महाकुंभ को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। महाकुंभ का आगाज भी हो चुका है। वहीं महाकुंभ जाने वाले भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई है, उनका स्वागत किया गया है, भव्य स्वागत किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बढ़ती ठंड के साथ पूरे देश में घना कोहरा छाया हुआ है। मेरठ, कन्नौज, मैनपुरी और नोएडा के साथ साथ कई शहरों में तो विजिबिलिटी पूरी तरह से गायब हो चुकी है, जिस वजह से वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे पर वाहन लाइट जलाकर रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। तापमान गिरने की वजह से लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। वहीं पानी की तरह गिर रही ओस ने आलू किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है, परेशानी बढ़ा दी है। जबकि सरसों और गेहूं की फसल के लिए ये मौसम फायदेमंद साबित हो रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कन्नौज से, नोएडा से, मेरठ से और मैनपुरी से, जहां कोहरे की चादर शहर को पूरी तरीके से ढक चुकी है। गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। मैनपुरी में भी पूरी तरीके से विजिबिलिटी कम हो चुकी है। कन्नौज में भी खेती पर असर पड़ रहा है। वहीं नोएडा में भी पूरी तरीके से कोहरे की धुंध छा गई है। कोहरे ने पूरे शहर को ढक लिया है। मेरठ के भी यही कुछ हाल है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक भाटी हमसे जुड़ेंगे। अभिषेक, जिस तरीके से कोहरे ने पूरे शहर को ढक लिया है, तो क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले आईएमडी ने जो येलो अलर्ट है वो गौतम बुद्ध नगर में जारी किया था कि तेज हवाएं और बारिश का जो येलो अलर्ट है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा था और हल्की हल्की बारिश 2-3 दिनों से हो रही थी। लेकिन बीते दिन जब डीएम ने आदेश दिए थे कि कल से 15 जनवरी से जो स्कूल है बच्चों के 1 से 8वीं तक स्कूल जो वो खोले जाएंगे, जिसके चलते आज कोहरा जो कि पूरा धुंध का एक कोहरा नजर आया और रफ्तार जो ट्रेनों की वो भी धीमी हो गई है और 26 ट्रेनें जो कि देरी से अब आज चलेंगी और 76 फ्लाइटें दिल्ली एयरपोर्ट से जो रवाना होनी थी वो भी लेट हुई हैं। जी, जिस तरीके से देखा जाता है कि नोएडा एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ रोज ऑफिस के लिए लोग निकलते हैं, कई सारे लोग हैं, तो इस पे क्या कुछ असर पड़ रहा है? लोगों का भी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। नोएडा महामाया के पास घने कोहरे की वजह से 2 बसें जो है वो आपस में टकरा भी गई हैं, जिसके चलते हादसा जो है वो ये नोएडा में हुआ है, जिसमें भी किसी को गंभीर चोट भी नहीं आई है। लेकिन कोहरे के चलते लोगों का भी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। स्कूल में जाते हुए बच्चों को भी ये समस्या जो है वो देखी जा रही है। जिसके चलते डीएम जो है अभी कोई आदेश उन्होंने जारी नहीं किया है कि इसकी छुट्टी पड़ेगी या नहीं पड़ेंगी, जिसके चलते लोग काफी परेशानियां जो है कोहरे में उठा रहे हैं। प्रिया जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मौसम बिल्कुल बदला है, कोहरा बिल्कुल छाया हुआ है, इस पर मौसम विभाग की ओर से कोई अलर्ट जारी किया गया है, कोई गाइडलाइन जारी की गई है? जी बिल्कुल, मौसम विभाग की तरफ से जो आईएमडी जो है वो 3 दिन का जो अलर्ट है वो पहले भी दिया था और आज भी सुबह येलो अलर्ट जो कि उन्होंने जारी किया था कि बारिश और कोहरे के जो घने आसार हैं वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं नजर आएंगे, जिसके चलते लोग जो है अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन मजबूरी उनका निकलना हो गया है क्योंकि लोग ऑफिस और स्कूल जाने के लिए अपना समय जो है 8 या 9 बजे करीब निकलते हैं, जिसके चलते लोगों को सामना जो है वो कठिनाई वो करना पड़ रहा है। जी, धन्यवाद अभिषेक हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरीके से आपको कन्नौज, नोएडा और मेरठ, मैनपुरी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हर जगह कोहरा छाया हुआ है, लोग परेशान हैं। कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार कम हो चुकी है, विजिबिलिटी एकदम शून्य हो चुकी है। कन्नौज का भी यही हाल है, जहां किसानों की चिंता बढ़ गई है, आलू किसानों की चिंता बढ़ गई है, जिससे कि फसल खराब होने के संभावनाएं नजर आ रही हैं। नोएडा का भी यही हाल है, जहां लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, ऑफिस जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। मेरठ का भी यही हाल है, जहां सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही है, धीरे धीरे चल रही है। मैनपुरी में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही, जहां कोहरा छाया हुआ है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष हमसे जुड़ेंगे। जिस तरीके से मनीष देखा जा रहा है कि हर शहर में कोहरा छाया हुआ है,
पहले बारिश हुई थी, उसके बाद कोहरे ने अपनी चादर ढक ली है शहर पर। तो क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, लगातार सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। आज मेरठ में बहुत ज्यादा कोहरा देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन भी रेंगते हुए नजर आए। यहाँ लोगों को अपनी जो वाहनों की लाइट जलाकर यहाँ से चलना पड़ा है। लेकिन यहाँ से मात्र अगर हम बात करें तो 100 मीटर की दूरी पर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। नौनिहालों के लिए भी आज सबसे बड़ी परेशानी का दिन सामने आया है, क्योंकि आज से ही जो 14 जनवरी तक स्कूल बंद थे, आज से स्कूल खुल गए। छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल जाते दिखाई दिए इस कोहरे में। जहाँ पे लोगों को इस सर्दी के कारण गलन महसूस हो रही है, तो वहीं चिकित्सकों ने हार्ट और बीपी के मरीजों को घर से निकलने की ना सलाह दी। उन्होंने कहा है कि घर में रहें और धूप निकलने के बाद ही घर से निकलें। जो बीपी के मरीज हार्ट पेशेंट है, उनको इस सर्दी से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से कोहरा लगातार बढ़ता जा रहा है, विजिबिलिटी कम हो रही है, और अभी भी मेरठ में देखा जा रहा है कि दोपहर के अभी 12 बजने वाले हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर घना कोहरा छाया हुआ है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि अभी आने वाले कुछ दिनों में कड़ाके की सर्दी और पड़ने वाली है, जिस कारण लोगों को गलन महसूस होगी। जी मनीष, धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी खबर पर हमारे संवाददाता रईस खान हमसे जुड़ेंगे। रईस, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हर शहर में कोहरा छाया हुआ है, क्या कुछ शहर के अपडेट है और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी, आपको बता दें, कन्नौज में 10वें दिन और घना कोहरा दिखाई दिया। विजुअलिटी पूरी तरह से गायब हो गई। सड़कों पर लाइट जरा रेंगते हुए बाहर निकल रहे हैं। हाईवे पर कोहरे की चादर से सन्नाटा पसरा हुआ है, पानी की तरह गिर रही। और आलू किसानों की चिंता कि कोहरा दिन पर दिन बढ़ा रहा। वही अगर सरसों और गेहूं की बात की जाए तो ये फायदेमंद कोहरा बताया जा रहा। वही आलू किसानों का कहना है कि अगर इसी तरह कोहरे का सिस्टम जारी रहा तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि आलू में पगड़ा जैसे रोग लगते हैं, जिसके बचाव के लिए किसानों द्वारा महंगी से महंगी दवाइयाँ का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन वो दवाइयाँ भी कोहरे में असर नहीं कर रही हैं। वहीं हम आपको बता दें, कोहरे से और चुटन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ज्यादातर लोग घरों में अपने दुबके हुए हैं। जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कई शहर में बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, तो कन्नौज में क्या कुछ हालात हैं? स्कूल खुल चुके हैं या फिर इनको बंद करने के अभी आदेश जारी किए गए हैं? जी, कन्नौज में आज तक तो स्कूल बंद ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी स्कूल अगर डीएम का कहना है अगर इसी तरह कोहरा और सर्दी पड़ती रही तो स्कूल और बंद किए जाएंगे। आगे तारीख बढ़ा दी जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ भी हो, लेकिन कोहरे का कोहरा चारों ओर दिखाई दे रहा है। सुबह से लेकर देर शाम तक सूर्य देवता जहाँ दर्शन नहीं दे रहे हैं, वही कोहरे से हर कोई कांप उठा है। जी, धन्यवाद रईस हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पूर्व मंत्री और बलिया से समाजवादी पार्टी से 3 बार सदर विधायक स्वर्गीय विक्रमादित्य पांडे की 18वीं पुण्यतिथि पर सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में हर दल के नेता शामिल हुए और अपनी अपनी बात रखी। कम समय में मन्नन दुबे भी बहुत राजनीति में आगे जा चुका था। ये यहाँ तक वो राष्ट्रीय नेता तक उसकी पहुँच हो गई थी और राष्ट्रीय नेतृत्व भी उसको पहचाने काम करता था। दूसरा विक्रमादित्य पांडे का जो कार्यशैली थी, लोगों के प्रति लगाव था, जो कि बलिया के लिए वो हमेशा जीवन में कुछ करने को सोचते थे। ये दोनों आदमी हम लोगों के बीच नहीं है। इससे समाजवादी पार्टी के लोग मर्माहत हैं और उनके व्यक्तिगत संबंधों वाले लोग भी जो है मर्माहत हैं। लेकिन उनका इतना बड़ा कार्यक्षेत्र रहा, इतनी अच्छी कार्यशैली रही कि लोग आज भी जो है 18 वर्ष बाद भी उनकी पुण्यतिथि में पूरे जनपद के लोग शामिल होते हैं। अंकुर सदा सुमन अर्पित करने का काम करते हैं। एक चीज और, जिस तरह से आपको समाजवादी पार्टी में आने का न्योता भी मिला, विधायक और मंत्री बनने का भी एक न्योता मिल रहा था मंच से। सभी का प्यार है, सभी ने प्यार किया है और सभी प्यार करते हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुंदनगंज गांव के पास खड़ी कार में तेज रफ्तार दूसरी कार पीछे से भिड़ गई। इस हादसे में 7 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। इस बारे में थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। इनमें से 2 की हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें रेफर कर दिया गया है। मामले की तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। बरेली के हाफिजगंज थाना क्षेत्र से एक अजीब मामला सामने आया है, जहां एक लड़की अपने ही पिता की शिकायत करने डीएम के कार्यालय पहुंच गई। बेटी ने डीएम को शिकायत देते हुए बताया कि उसकी शादी लॉकडाउन में हुई थी और उस वक्त उसके पिता ने वादा किया था कि लॉकडाउन के बाद उसे शादी का सामान देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। वहीं शिकायत का संज्ञान लेने के बाद तहसील प्रशासन ने लड़की के पिता से संपर्क किया और बेटी से किए गए वादे को पूरा करने के लिए कहा, जिसके बाद पिता ने बेटी की शिकायत को पूरा करने के लिए बेटी को टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के साथ साथ घर के लिए बाकी जरूरी सामान दे दिया। जिस तरीके से पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, एक अजीबोगरीब मामला है, जहां एक बेटी अपने ही पिता की शिकायत लेकर डीएम के पास पहुंची और उसने डीएम से शिकायत की कि उसके पिता ने लॉकडाउन के टाइम पर उसकी शादी कर दी थी और उस टाइम पर वादा किया था कि वो उन्हें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक कुमार जुड़ेंगे। दीपक, जिस तरीके से अजीब सा मामला सामने आया है, जहां एक बेटी खुद अपने पिता के लिए डीएम कार्यालय पहुंची और वहां शिकायत की है कि पिता ने उसे सामान जिसका वादा किया था वो नहीं दिया, जिसके बाद डीएम ने भी कार्रवाई की है और सामान को उसको दिया गया है। तो क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ इस पे जानकारी सामने आ रही है? हाँ देखिए प्रिया, ये पूरा मामला बरेली की थाना हाफिजगंज क्षेत्र का है, जहाँ पर एक पिता ने लॉकडाउन के समय में अपनी बेटी से वादा किया था कि वो उनको दहेज देंगे और मतलब जरूरत की सारी सामान की चीजें उनको प्रयास कराएंगे। मगर लॉकडाउन खुलने के बाद जब पिता ने उनको सामान नहीं दिया, तो बेटी ने कई बार पिता से गुजारिश की कि पिताजी कि मुझे कुछ सामान दीजिए, कि मुझे कम से कम घर सोने के लिए बेड दीजिए, मैं बेड पर कहाँ सोऊं। तो ये उन्होंने कई बातें कही, मगर उसके पिता ने उसके बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा, कई बार कहा, धीरे धीरे बीते लगभग 4 साल हो गए और 5वीं साल लग गई। तब बेटी ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी महोदय से शिकायत करी, तो जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल उनके पिता को फोन लगा के संपर्क किया और उन्हें बुलवाया गया। जब पिता वहां पहुंचे तो पिता को जिलाधिकारी ने फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि बेटी को जो वादे किए वो चीजें दीजिए। फिर जिलाधिकारी महोदय ने लेखपाल दिनेश के संरक्षण में और वहां के कई तमाम लोग के मौजूद में उनको दहेज का सामान दिलवाया। जी, जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है कि बेटी से वादा किया गया था और सामान भी फिर दे दिया गया, लेकिन यहाँ पर जैसे दहेज एक बिल्कुल कानूनी जुर्म है, लेकिन फिर भी अधिकारियों ने ये पिता से कहा कि वो दहेज दे, मतलब जो सामान का वादा किया था वो चीज़ दे, तो इस पर भी सवाल नहीं खड़े उठते हैं? देखिए प्रिया, बेटी ने दहेज की बात नहीं की। बेटी ने कहा था कि गृहस्थी की चीजें मुझे उपलब्ध करा दी जाए, जैसे कि एक बेड हो गया सर सोने के लिए और कुछ 4 बर्तन हो गए तो उसे मिलने चाहिए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़की के ससुराल के लोग ये कह रहे थे कि कम से कम एक आपके पिता एक बेड तो देते। दूसरी तरफ लड़की का आरोप है कि लड़की के जो पिता थे उन्होंने दूसरी शादी कर रखी थी। उनकी जो सौतेली माँ थी वो कुछ सामान देने से इनकार कर रही थी और मना कर रही थी, क्योंकि लड़की के जो पिता थे वो गवर्नमेंट एक कर्मचारी भी है पीडब्ल्यूडी में। तो ये सब चीजें देखते हुए लड़की ने अपनी गृहस्थी की चीजें उनसे मांग करी कि उन्होंने कहा कि कम से कम मुझे एक बेड दे दीजिए, कम से कम मुझे 4 बर्तन दे दीजिए, जिससे मैं अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। ऐसी बातें उन्होंने कही थी और उन्होंने कहा कि पिता ने सब चीजें मुझसे कही थी कि मुझे गाड़ी दूंगा, मैं गाड़ी नहीं मांग रही हूँ, मैं कुछ बड़ी चीजें नहीं मांग रही हूँ, बस मेरी कम से कम मेरी गृहस्थी चीज दे दे ताकि मैं ससुराल के सामने सर उठा के रह सकूं। और दूसरी तरफ लड़की का ये भी कहना था कि पिता और शादी के बाद
4 साल में केवल 2 बार लड़की को देखने गया, तो कहीं ना कहीं लड़की की मजबूरियां और सामने आती गई। उसने कहा कहीं ना कहीं मेरे पिता ने मेरे साथ में इस तरीके का व्यवहार किया, इस तरीके लड़की ने मजबूरी में जाकर वहाँ से ये सब चीजें कही। एचएम की टीम ने सीधे लड़की से बातचीत भी करी थी। लड़की कह रही थी कि मैंने पिता के पास जो शिकायत करी है, मैंने मतलब बहुत परेशानी में करी है कि कम से मेरे एक बेड तो मुझे मिलना चाहिए था। जी दीपक, धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।